नमस्कार। आज के वीडियो में मुगल काल में जागीरदारी एवं मनसबदारी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो मुगल प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। इस पर मंगोल एवं मध्य एशियाई सैन्य संगठनों का स्पष्ट प्रभाव था और यह मुगल नौकरशाही का एक हिस्सा और मुगल प्रशासन का आधार स्तंभ थी। वैसे अपन देखें कि ये मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी, तो मध्य एशिया की इस प्रशासनिक व्यवस्था को भारत में प्रचलित करने का श्रेय मुगल सम्राट अकबर को दिया जाता है। तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल शासक चंगेज खान की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने इसे मुगल सैन्य संगठन व नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु प्रशासनिक आधार बनाया। तो प्रायः समस्त अमीर वर्ग, नौकरशाही एवं सैन्य पदाधिकारियों को उनके शासन में सेवा के बदले निश्चित मनसब प्रदान किए जाते थे। तो मुगल काल के विभिन्न चरणों में मनसबदारों की संख्या तथा उनके संगठन ने न केवल राजनीति एवं प्रशासन को बल्कि साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी प्रभावित किया। अब मनसबदारी व्यवस्था थी क्या? तो मुगल प्रशासन में मनसब शब्द, ये मनसब जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पद। तो मनसब शब्द सरकारी पदानुक्रम में धारक या मनसबदार की स्थिति का सूचक था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि मनसबदार को दो पदों में विभाजित किया जाता था। पहला है जात और दूसरा है सवार। जहाँ जात से मनसबदार का प्रशासनिक पदानुक्रम में अवस्थिति और व्यक्तिगत वेतन का बोध होता है, वहीं दूसरी तरफ सवार पद से उसके लिए जो निर्धारित एवं निश्चित संख्या में घोड़े व घुड़सवार तथा उनके रख रखाव के उत्तरदायित्व का पता चलता था। तो सवार पद सदैव जात पद के या तो बराबर या फिर कम होता था। इसी तरह जागीरदारी व्यवस्था भी मुगल प्रशासन का एक अभिन्न अंग थी और यह एक तरह से मनसबदारी व्यवस्था का ही रूप था। जागीरदार मनसबदारों की तरह नगद वेतन न पाकर कुछ राजस्व क्षेत्र या अपन उसको जागीर भी कह सकते हैं, वो उनके वेतन के बदले में उसे दिया जाता था। तो जागीर मनसबदार के वेतन के आधार पर अनुमानित राजस्व का आकलन करके निर्धारित की जाती थी। विशेष सेवाओं एवं धार्मिक कार्यों हेतु भी राजस्व मुक्त इनाम जागीर दी जाती थी। यानी जो धार्मिक सेवाओं के बदले जो भू राजस्व क्षेत्र दिया जाता था उसे इनाम कहते थे। जबकि स्वायत्त किंतु मुगलों के अधीन राजपूतों या स्थानीय शासकों के पास वतन जागीर होती थी। इसमें क्या था, इसके राजस्व का एक भाग केंद्र को नजराने के रूप में भेजना होता था और जागीरदारों पर सूबेदार व प्रांतीय दीवानों का नियंत्रण होता था और फौजदार, अमीन जैसे अधिकारी राजस्व वसूली में उसे सहयोग करते थे। तो मुगल सम्राट अकबर ने भारत में मुगलों की स्थिति सुदृढ़ करने हेतु साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु अकबर यह भली भांति समझ चुका था कि बिना कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के सफलतापूर्वक शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। तो प्रशासनिक कार्यों को आसान व प्रभावी बनाने हेतु ये व्यवस्थाएं काम आई। तो मनसबदारी व जागीरदारी व्यवस्था से संपूर्ण साम्राज्य में प्रशासनिक एकरूपता कायम हुई, जिससे राजनीतिक एकीकरण का कार्य भी आसान हुआ। इसके साथ ही अकबर का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि प्रशासन में बिना धर्म, जाति या व्यक्तिगत आधार बनाए योग्यता अनुसार प्रतिनिधित्व देना था। तो इस व्यवस्था से योग्यता अनुसार एक प्रशासनिक पदानुक्रमीय व्यवस्था का भी निर्धारण हो सका।
तो अकबर के लिए भारतीय राजनीतिक दिशाएं, जो राजनीतिक स्थिति थी या राजनीतिक दशाएं थी, वो नई थी और मुगलों को भी भारत में प्रशासन का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, जिसके चलते अकबर ने इस व्यवस्था को प्रचलित करके राजपूत राजाओं को भी अपने अधीन स्वायत्ता देते हुए वतन जागीर प्रदान की, जिसकी वजह से उसने उन राज्यों पर बिना किसी तरह का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व लिए नजराने के तौर पर राजस्व की राशि भी प्राप्त की। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों को अपना सहयोगी भी बना लिया। तो जागीरदारी प्रथा से केंद्रीय प्रशासन का जो राजस्व वसूली का बोझ था वो हल्का हुआ और साथ ही सैन्य प्रशासन की भी काफ़ी हद तक कमी हुई। तो शासन के इस विकेंद्रीकृत स्वरूप से स्थानीय व ग्रामीण प्रशासन द्वारा विकास को भी सुनिश्चित करने का उद्देश्य था। साथ ही जागीर में कानून व्यवस्था भी कायम हुई और मुगलों ने विद्रोह की संभावना को समाप्त करते हुए जागीरदारों पर स्थानांतरण यानी एक निश्चित अवधि के बाद में उसका राजस्व क्षेत्र बदल दिया जाता था। स्थानांतरण व जब्ती व्यवस्था द्वारा उनको कंट्रोलिंग करने की व्यवस्था भी की। तो इस तरह से इन व्यवस्थाओं ने मुगल सम्राट को साम्राज्य के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र थे उन पर आवश्यक नियंत्रण, उनका समुचित कृषि विकास, राजस्व वसूली, आवश्यक सैनिकों की उपलब्धि एवं महत्वाकांक्षी अधिकारीगणों पर नियंत्रण में रखने का काम आसानी से हो सका। और जब्ती प्रणाली के तहत जागीरदारों की मृत्यु के बाद में क्या होता था कि जागीर के राजस्व में जो बकाया राशि होने पर उसकी जो निजी संपत्ति थी उससे उसकी वसूली की जाती थी। तो ये तो थी मनसबदारी एवं जागीरदारी व्यवस्था। तो इन व्यवस्थाओं के गुणों का अभी अपन ने जिक्र किया कि ये मुगल प्रशासन में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई। अब इनके दोषों की बात करें तो इन व्यवस्थाओं में अनेक दोष भी थे जो कि कालांतर यानी बाद के काल में केंद्रीय शासन के कमजोर होने पर उनमें बढ़ोतरी हुई। तो इस व्यवस्था का स्वरूप वैसे थोड़ा जटिल था और अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध में इसे द्विपदीय करके जाट के साथ स्वार को जोड़ा, जबकि जहांगीर व शाहजहां ने इन पदों में संख्यात्मक रूप से परिवर्तन करके इस व्यवस्था को और ज़्यादा जटिल रूप दिया। तो उच्च मनसब प्राप्ति की लालसा में गुटबाजी, षड्यंत्र, ईर्ष्यालु पद्धतियों का विकास हुआ और नियंत्रण व्यवस्था भी कमजोर होने से इनमें विद्रोही प्रवृत्ति भी हुई। क्योंकि नियंत्रण व्यवस्था का कमजोर होना इसका एक जो महत्वपूर्ण कारण था वो था अत्यधिक मनसब व जागीर वितरण करने की वजह से हुआ। तो दाग व्यवस्था का कुशल संचालन न होने से यानी अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार न हो इसके लिए दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की। लेकिन अकबर के बाद के जो मुगल शासक थे उनके समय में दाग व्यवस्था का कुशल संचालन नहीं हो पाया, जिससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई और सवारों की संख्या से कम सवार रखते थे और साथ ही जागीरों में जमा और हासिल का अंतर बढ़ता गया भ्रष्टाचार की वजह से और केंद्र की वित्तीय स्थिति में गिरावट आ गई। इसके साथ ही जागीरदारों के लगातार स्थानांतरण एवं जब्ती प्रणाली की वजह से उन्होंने सिर्फ राजस्व वसूली पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। तो उन क्षेत्रों का स्थानीय विकास एवं कृषि का जो विकास है वो हतोत्साहित हुआ और उन पर शोषण में वृद्धि हुई। तो उत्तर मुगल काल में असीमित रूप से मनसब व जागीरों का वितरण हुआ और इनके कम पड़ने पर क्या होता था, साम्राज्य विस्तार व राजकीय भूमि जिसको खालसा भूमि भी कहते हैं का भी जागीरों में परिवर्तन हुआ। यह भी एक अपन आगे देखेंगे मुगल साम्राज्य के जो पतन के कारण हैं उनमें यह भी एक पतन का फिर आगे चलकर कारण बना। तो मनसबदारी व जागीरदारी जो प्रणालियां हैं वो एक लचीली पद्धति थी जिसमें अकबर के उत्तराधिकारियों ने समय के अनुसार परिवर्तन जारी रखे। जैसे मुगल सम्राट जहांगीर ने मनसबदारों पर सैन्य उत्तरदायित्वों में वृद्धि करते हुए दुअस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था को कायम किया। इसके अंतर्गत क्या होता था कि बिना जात संख्या में वृद्धि किए उसके अधीन सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। तो
तो इससे क्या हुआ कि जात पद में वृद्धि न करने से राज्य के कोष पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ा, और जहांगीर द्वारा इस पद्धति में अल्तमगा जागीर को भी शामिल किया गया। और वैसे ये जागीर क्या थी, कुलीन वर्ग या जो बादशाह के जो विशेष पात्र होते थे उनको ही आवंटित की जाती थी। फिर मुगल सम्राट शाहजहां ने नियुक्ति स्थानों के महत्व के अनुसार जागीरदारों के अधीन सेना में भी परिवर्तन किया, और अपनी ही जागीर में नियुक्ति पर 1/3 सेना, जागीर के बाहर नियुक्त पर 1/4 व बलक तथा समुद्र से जो सीमांत प्रांत के जो क्षेत्र हैं उनमें नियुक्ति पर 5वां भाग सेना रखनी होती थी। इसके अतिरिक्त जागीरों की अनुमानित आय व वास्तविक वसूली में भी अंतर बढ़ता गया। तो इससे क्या हुआ कि जब तक जो योग्य मुगल शासक थे तब तक तो ये मुगल प्रशासन में सहायक सिद्ध हुई, लेकिन जब सक्षम या अयोग्य मुगल शासक सामने आए तो इनके कुछ दोष भी सामने आए। फिर औरंगजेब के काल में मनसबदारों की तेजी से वृद्धि हुई, जिसमें विशेष तौर से राजपूत व मराठे मुख्य थे। फिर जो उत्तर मुगल शासक हैं उनके समय जागीरों का असीमित वितरण हुआ। तो असीमित वितरण होने से जो खालसा भूमि थी उस पर भी दबाव बढ़ा, और ये स्थिति मुगल बादशाह बहादुर शाह और अन्य जो उत्तर मुगलकालीन बादशाह थे उनके समय और ज़्यादा जटिल हो गई थी। तो उन्होंने अपने विशेष पात्रों को जागीर वितरण हेतु खालसा भूमि को ही जागीर में तेजी से बदलना प्रारंभ कर दिया, जिससे केंद्रीय राजकोष की आय में कमी हुई और आर्थिक स्थिति भी बदतर हुई। तो इस तरह अपन देखें तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा गठित ये व्यवस्थाएं, जागीरदारी एवं मनसबदारी जो व्यवस्था थी, ये मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई थी, किंतु कालांतर में अयोग्य उत्तराधिकारियों की अदूरदर्शिता से इन व्यवस्थाओं में नकारात्मक परिवर्तन किए गए, जो कि बाद में आगे चलकर मुगल साम्राज्य की दयनीय आर्थिक स्थिति व बाद में उनके पतन का भी कारण बनी।